Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। ध्यान कॉमर्स के ऑनलाइन लेक्चर में आप सबका स्वागत है। एमकॉम सेमेस्टर 2 मास्टर डिग्री के सेकंड सेमेस्टर में हम जो सब्जेक्ट अभी कंटिन्यू कर रहे हैं उसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग 1। और कॉस्ट अकाउंटिंग 1 में जो टॉपिक हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया है वो है लेबर कॉस्ट कंट्रोल। और लेबर कॉस्ट कंट्रोल में अब हम सेकेंड लेक्चर में आ चुके हैं, जिसमें शायद तक सिर्फ एक या दो क्वेश्चन जो पेंडिंग पड़े हैं वो कंप्लीट कर लेंगे और साथ ही हम कुछ एमसीक्यू का काम बचा है वो भी कर लेंगे। इसका मतलब ये होता है कि ये लेक्चर एकदम शॉर्ट एंड स्वीट होने वाला है, जिसमें से लेबर कॉस्ट के कुछ ही क्वेश्चन हमें करने बाकी है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट लेबर कॉस्ट कंट्रोल। चलिए तो आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन जो हम देखने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 है, लेबर एफिशिएंसी। अब लेबर एफिशिएंसी दैट मींस ये नंबर 3 क्यों दिया है? आगे हम फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी दो क्वेश्चन कर चुके हैं, ये तीसरा क्वेश्चन है। आगे हमने प्रोडक्टिविटी, कैपिटल प्रोडक्टिविटी, लेबर प्रोडक्टिविटी देखा था। अब यहाँ पे लेबर एफिशिएंसी की बात हो रही है। सो लेट्स स्टार्ट लेबर एफिशिएंसी कि एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। ये लेबर अगर एफिशिएंसी वर्क करता है तो उसका मतलब क्या होता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ेगा। फर्स्ट सेंटेंस देख सकते हो, इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिकल प्रोसेस ऑफ द कंट्री, progress of the country depends to the large extent on the efficiency of industrial labor। यानी कि जो बड़ी बड़ी कंट्रियां है यहाँ जहाँ पे इकोनॉमिकल प्रोग्रेस हो रहा है या इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस हो रहा है कोई भी कंट्री में, वो किसके ऊपर डिपेंड्स रहता है? एफिशिएंट लेबर के ऊपर। सेकेंड सेंटेंस, along of the all factors of production it is a labor whose efficiency is give at most important। भले फैक्टर के काफी सारे प्रोडक्शन के फैक्टर हो जैसे कि लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर, पर उसमें से कैपिटल भी होता है एक फैक्टर, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लेबर। अच्छे स्किल्ड लेबर ना हो तो प्रोडक्टिविटी, आप कितना भी अच्छा मेथड यूज कर लो या कितनी भी अभी अच्छी मशीनरी वगैरह यूज कर लो, पर फिर भी कुछ एफिशिएंसी नहीं आएगी। तो वो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है? लेबर के ऊपर। थर्ड सेंटेंस, लेबर इज द ह्यूमन फैक्टर एंड इट कैन थ्रू इट्स एनर्जी इंक्रीजिंग प्रोडक्शन इवन इफ द अदर रिसोर्सेज आर कांस्टेंट इन अमाउंट। यानी कि अगर बाकी के रिसोर्सेज कांस्टेंट रहेंगे पर लेबर अगर अपनी अच्छी तरीके से एफिशिएंसी यूज करेगा तो प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। सपोज आप एम्प्लॉय को मंथली 10,000 सैलरी दे रहे हो पर वो बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करेगा तो वो 10,000 में भले काम कर रहा हो पर वो आपको 20,000 कमा के दे सकता है। मतलब बाकी के फैक्टर अगर कॉमनली इंक्रीज नहीं भी होते, सेम टू सेम रहते हैं, पर अगर लेबर अपना काम अच्छी तरीके से करे तो वो आपकी प्रोडक्टिविटी वगैरह को बहुत ही इंक्रीज कर सकता है। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द लेबर एफिशिएंसी। चलिए उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेलिंग में जान लेते हैं और फिर उसका हमें एक फॉर्मूला भी देख लेंगे जिससे हमें लेबर एफिशिएंसी के बारे में पता चलेगा कि कैसे मेजरमेंट होता है। सेकेंड पैराग्राफ, द easier method to measure the labor efficiency would be divide into total output by the total number of hours of for work इन द टर्म्स ऑफ फॉर्मूला। यानी कि नीचे के टर्म्स के मुताबिक आपको लेबर एफिशिएंसी पता चल सकती है। फॉर्मूला आपके सामने होगा, लेबर एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल आउटपुट, आपका जो टोटल आउटपुट है वो डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आवर्स ऑफ फॉर वर्क। यानी कि जितने घंटे आपने काम किए, जितने टोटल आवर्स काम हुए हैं, आउटपुट को उससे डिवाइड करो तो आपको पता चलेगा कि लेबर ने कितना एफिशिएंटली वर्क किया। तो ये एक तरह का फॉर्मूला है जो आपको लेबर एफिशिएंसी नोट डाउन करने में हेल्पफुल रहता है। चलिए लेबर एफिशिएंसी में अगर आपको आंसर लिखना है शॉर्ट नोट में जो पूछा जाता है तो सिर्फ लेबर एफिशिएंसी का मीनिंग काफी नहीं रहेगा, आपको लेबर एफिशिएंसी में और भी कुछ समझाना पड़ेगा, जिसमें से आपको नेक्स्ट हेडिंग दिख रहा होगा वो है फैक्टर अफेक्टिंग लेबर एफिशिएंसी। यानी कि लेबर एफिशिएंसी को कुछ फैक्टर्स होंगे जो इफेक्ट करेंगे और उसकी एफिशिएंसी चेंज होती रहती है। चलिए तो देखते हैं वो फैक्टर कौन कौन सा है। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्लाइमेट। अगर काम करने में जो भी सीजन है, जैसे कि समर सीजन है, मॉनसून है, तो समर सीजन वगैरह में एम्प्लॉय थोड़े से लेजी हो जाते हैं, तो क्लाइमेट का बहुत ही इफेक्ट होता है लेबर एफिशिएंसी के ऊपर। पैराग्राफ में देख सकते हो,
It is noticed that the labor works with the zeal and energy in the temperate climate, while the hot climate makes a worker lazy and less energetic. यानी कि अगर टेम्परेचर अच्छा हो, ग्लूड क्लाइमेट हो, तो वर्कर एनर्जेटिकली काम करते हैं, पर अगर हॉट क्लाइमेट हो, ज़्यादा गर्मी हो, समर सीजन हो, तो एम्प्लॉय की एफिशिएंसी में गिरावट हो जाती है। यानी कि ये तो एकदम कॉमन चीज़ है कि फैक्टर अफेक्टिंग में लेबर का जो एफिशिएंसी है उसको डाउन करने में क्लाइमेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। यानी क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वर्कर कैसा काम कर सकता है। तो चलिए, ये फर्स्ट फैक्टर था। सेकंड पे जाता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हम जानते होंगे, ये भी इफेक्ट करता है। तो उसमें तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में लेबर एफिशिएंसी इज क्लोजली linked with the standard of living of the worker. High standard of living, the accomplishment by the amenities of the life, यानी कि अगर अच्छे तरीके से हाई लेवल ऑफ स्टैंडर्ड लिविंग हो, तो एम्प्लॉयज का जो एजुकेशन है, जो लाइफ लिविंग एमिनिटीज है, ट्रेनिंग है, लीड दी हाई एफिशिएंसी। अगर उसका लाइफस्टाइल अच्छा है तो उसकी एफिशिएंसी भी अच्छी होगी। पर जो पुअर वर्कर होगा, जो लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाला होगा, उसका एफिशिएंसी उतना नहीं होगा, वो थोड़ा सा लेजी हो सकता है। तो जिसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, एजुकेशन अच्छा है, ट्रेनिंग अच्छी हुई है, तो वो वर्कर्स ज़्यादा अच्छी तरीके से वर्क कर सकता है। तो लेबर एफिशिएंसी पे डिपेंड्स रहता है वन ऑफ द फैक्टर, जो कि कह सकते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। चलिए, नंबर 3 पे जाता है, जिसमें है वेज रेट। ये आगे वैसे प्रोडक्टिविटी में भी आ चुका है कि वेज रेट आप कितना दे रहे हो, दूसरी इंडस्ट्री के कंपैरिजन में वो भी इफेक्ट करता है। तो नंबर 3 आप देख सकते हो, as started above, efficiency depends on the standard of living of the laborers, and high wage rate means high living standards as a resulting high efficiency। यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा, हाई वेजेस तो हाई एफिशिएंसी। अगर लो वेजेस आपने दिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी लो होगा, एज अ रिजल्टिंग क्या होगा, लो एफिशिएंसी। तो ये जाहिर सी बात है, आप अच्छा अगर वेजेस प्रोवाइड करोगे, वर्कर सेटिस्फाइडली वर्क कर रहा होगा, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी ज़्यादा होगा और एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। तो ये तीसरा फैक्टर था, वेज रेट। चलिए, एक और उसमें जोड़ दीजिए फैक्टर अफेक्टिंग लेबर एफिशिएंसी में, जिसमें नंबर 4 है वेलफेयर स्कीम। अगर एम्प्लॉय आपकी जगह नौकरी पे जगह पे फैक्ट्री में काम करने में इंटरेस्टेड आपको लग रहा है, तो अगर आप उसको अच्छी तरीके से वेलफेयर फैसिलिटी दे रहे हो, तो वो काम करने में उसको मज़ा आएगा। तो लिखा क्या है, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ एम्प्लॉय को चाहिए। वेलफेयर थीम सच प्रोविजन ऑफ गुड फूड, अच्छा फूड होना चाहिए एट अ लोअर रेट थ्रू द कैंटीन। कैंटीन थ्रू कम पैसों पे अच्छे फूड भी फैसिलिटी होनी चाहिए। फ्री और चीपर मेडिकल फैसिलिटी, आपके कंपनी के जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो एकदम लोअर रेट पे आपको उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। स्पोर्ट्स फैसिलिटी होनी चाहिए, कंट्रीब्यूशन इंक्रीज इन एफिशिएंसी। इसका रिजल्ट क्या होगा, एट द लास्ट ये सारी फैसिलिटी अगर आप एम्प्लॉय को दे रहे हो, उसका एफिशिएंसी और भी इंक्रीज होगा। तो ये कंपनी के लिए फायदा है कि ये फैसिलिटी एम्प्लॉय को प्रोवाइड की जाए। चलिए, तो और फैक्टर्स को भी देख लेते हैं, जिसमें से नंबर 5 आ रहा है एजुकेशन। वैसे सारे एक जैसे फैक्टर्स है, जिसको आप देखते ही समझ जाओगे कि इसमें पर्टिकुलर आपको क्या लिखना है। तो सिर्फ पॉइंट अच्छे तरह से के कर लो, लेबर एफिशिएंसी समझाने में आपको जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा। एजुकेशन के लिए उन्होंने बताया, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट literate workers are a more continuously their duties and the responsibility। जो लिटरेट वर्कर है, जो पढ़े लिखे हैं, जो एजुकेटेड वर्कर है, वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से जानते हैं और उसको ड्यूटी को अच्छे से निभाते हैं। दे कैन easily get the complexity of the modern machines and equipments, all this improvement efficiency। वो ज़्यादा अच्छी तरीके से मशीन को हैंडलिंग करेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करेंगे और अपना वर्क अच्छे तरीके से निभाएंगे। तो ये सारी चीज़ों पे हमें कह सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट एफिशिएंसी हो सकती है। तो एजुकेशन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग लेबर एफिशिएंसी। चलिए, उसमें नंबर 6 भी डाल दीजिए, जिसका नाम है मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स। अब मशीनरी और इक्विपमेंट्स कैसे लेबर के एफिशिएंसी को इंक्रीज करेंगे, पॉइंट में हम देख सकते हैं। लेबर एफिशिएंसी डिपेंड्स टू द लार्ज एक्सटेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ द मशीन्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। यानी कि लेबर एफिशिएंसी डिपेंड्स रहती है कि मशीन का क्वालिटी कैसा है और वो जो इक्विपमेंट्स वो लोग यूज कर रहे हैं वो कैसा है। In the countries like Japan and USA, labor efficiency high
mainly due to the use of mechanism, machines and the superior equipments। यानी कि जो जापान और अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश है उसमें लेबर की एफिशिएंसी या वो लोग अच्छी तरीके से प्रोडक्शन क्यों कर पाते हैं? ऑटोमेटिकली मशीन्स यूज करते हैं वो लोग, एफिशिएंट वर्कर उनके पास होता है, जो इक्विपमेंट्स वगैरह यूज करते हैं वो बहुत ही हाई क्वालिटी एंड टेक्नोलॉजिकल होता है। भले उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो पर वो लोग ये ज़्यादातर चीज़ें इस्तेमाल करते हैं कि अपने जो मशीन्स है जिसके थ्रू प्रोडक्शन हो रहा है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी के हो। तो उससे क्या होगा, एफिशिएंसी लेबर की भी इंक्रीज होगी, उनको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। अगर ऑटोमेटिक प्रोडक्शन हो रहा है तो उनको सिर्फ वो मशीन्स वगैरह पे ध्यान रखना होता है, सिर्फ सुपरवाइज करना होता है। चलिए नंबर 7 को भी देख लेते हैं, जिसमें आएगा वर्किंग कंडीशंस। वर्किंग कंडीशंस यानी कि आपका जो प्लेस है वहाँ पे दूसरे लोग या सुपरवाइजर्स कैसा है, या जो वर्किंग कंडीशंस है ऐसा ना हो कि उसको काम करने में बिल्कुल सेटिस्फेक्शन ना मिले। तो ये पॉइंट हमें ये बता रहा है, if the working conditions are not satisfactory, labor efficiency is bound to be low. For example, if there is a no proper lighting arrangement, कोई lighting arrangement ना हो, no proper for the proper ventilation, वेंटिलेशन कई जगहों पे एकदम बंद होता है, मतलब पूरे कोई विंडोज या वेंटिलेशन कोई ऐसा नहीं होता जो एटमोसफियर जो होना चाहिए, या फिर टेम्परेचर प्रॉपर मेंटेन नहीं करते या प्रॉपर लेवल नहीं होता, लॉन्ग आवर तक अगर काम करना होता है, बीच में कोई ब्रेक नहीं होता, और तो ये उसकी एफिशिएंसी को डाउन करेगा। इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि सेफ्टी चीज़ें आपको वहाँ पे रखना, फायर सेफ्टी जैसा होना चाहिए, एक्सीडेंट से बचने के लिए होना चाहिए। तो ये सारी वर्किंग कंडीशन का पार्ट है। अगर आप एम्प्लॉय को ये सारी चीज़ें नहीं दोगे तो दैट मीन्स कि वो एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएगा। तो दीज आर द फैक्टर ऑफ लेबर एफिशिएंसी। चलिए काफी लंबा क्वेश्चन, लेबर एफिशिएंसी के जो फैक्टर्स है उसमें नेक्स्ट फैक्टर हम ले लेते हैं, बहुत ही इजी इजी पॉइंट्स है। नेक्स्ट फैक्टर है मैनेजमेंट। अगर जो मैनेजमेंट कंपनी का कर रहा है, अगर वो एम्प्लॉय के साथ ठीक ठाक बिहेवियर नहीं करता तो भी लेबर के एफिशिएंसी के ऊपर इफेक्ट होता है। लिखा है, द हायर एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट हायर विल बी द एफिशिएंटली ऑफ लेबर। Efficient management, on the other hand, the result in wastage of the inputs and including the labor। यानी कि वेस्टेज वगैरह कम होगा, अगर मैनेजमेंट एफिशिएंट है तो लेबर भी एफिशिएंट होंगे, वेस्टेज वगैरह कम होगा। जो इनपुट आप कर रहे हो, जो लेबर को आप हायर कर रहे हो वो भी अच्छे तरीके से हायर कर सकते हो, यानी मैनेजमेंट जितना अच्छा होगा लेबर भी उतना अच्छा। उसके साथ साथ वो जो बिहेवियर वाला मैंने पॉइंट कहा वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो कि मैनेजमेंट का बिहेवियर अगर लेबर के प्रति अच्छा रहता है और ऑलवेज सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्विंग रहता है तो लेबर भी अच्छे तरीके से वर्क कर सकता है। सो मैनेजमेंट इज वन ऑफ द फैक्टर अफेक्टिंग लेबर एफिशिएंसी। चलिए नंबर 9 भी उसमें जोड़ सकते हो, जिसका नाम है मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। आप लेबर का जो रिक्रूटमेंट मेथड है वो कैसे यूज करते हो, यानी अगर आपने किसी और जान पहचान वाले को या इंटरनल रिक्रूटमेंट रखा तो वो लेबर अच्छी तरीके से एफिशिएंटली वर्क कर सकता है। The method of recruitment by which the proper man is selected for the proper post is beyond the improvement productivity. The worker would be the ready to put his heart into the work, यानी वो अपना काम पूरी शिद्दत से ईमानदारी से कर सकता है। If he is selected for the work of his liking and suited to his qualification, अगर उसकी क्वालिफिकेशन जिस तरीके से, अगर उसको जो वर्क सुटेबल लग रहा है, जो वर्क में उसको फायदा मिलेगा, अगर वो वर्क उसको आप देंगे तो वो अच्छी तरीके से वो वर्क कर पाएगा क्योंकि वो उस वर्क को लाइक कर रहा होगा। सो ये भी एक एफिशिएंसी बढ़ाने का वन ऑफ द फैक्टर कह सकते हो कि मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट हम पॉइंट को देखेंगे, वो है एटीट्यूड ऑफ द वर्कर, यानी कि वर्कर्स का एटीट्यूड भी मैटर करता है उसकी एफिशिएंसी को। अगर वो एटीट्यूड ही ऐसा रखेगा कि वो, अगर मैनेजमेंट उसको ज़रा सा भी काम देंगे, अगर वो नहीं कर रहा है या उसको करने की इच्छा ही नहीं है तो फिर वो एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा। लिखा है, द एटीट्यूड ऑफ वर्कर टूवर्ड्स देयर वर्क एंड द मैनेजमेंट स्टिल अपॉन देयर एफिशिएंसी। If the worker is careless, if they are lack of scarcity, if they are lack of conscientiousness and there is a duty to commit breach of the duty and their efficiency would be below। अगर वो वर्कर अच्छी तरीके से काम नहीं करना चाहता, केयरलेस वर्क कर रहा है, कोई लेक लेक कंसिस्टेंसी वो वर्क नहीं कर रहा है, ड्यूटीज नहीं कर रहा,
जो कमिटमेंट उसने किया था वो भी फुलफिल नहीं कर रहा, तो इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी 101% लो जाएगी। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्टर का सफर आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट और लास्ट लेबर इफेक्टिव फैक्टर्स देख लेते हैं, जिसमें आएगा अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में भी बहुत सारे पॉइंट है, आप चाहो तो इसको कंटिन्यूअस पॉइंट आउट करके भी लिख सकते हो। पहला सबसे थोड़ा सा हार्ड है, हेरिडरी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये हेरिडरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लिखा है लेबर एफिशिएंसी इज लार्जली डिपेंड ऑफ हेरिडरी and the real stock to which a worker is belongs। वर्कर कहाँ बिलोंग्स करता है, उसका परवरिश जो है वो कहाँ हुआ है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। फॉर एग्जाम्पल द पीपल हु हिल्स एरियाज आर फाउंड टू बी मोर फिजिकली एंड साउंड एडवेंचरस, यानी कि वो ज़्यादा फिजिकली भी फिट होता है और वो एडवेंचरस भी काम करता है। जो पीपल हिल एरिया में पैदा हुए हैं वहाँ से बिलोंग करते हैं, तो उनकी एफिशिएंसी दूसरे कंपेयर टू द अदर लेबर्स ज़्यादा होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सारा मेहनत कर रहे होते हैं। चलिए तो ये अदर फैक्टर है, यानी कि एक पॉसिबिलिटी कह सकते हो। नेक्स्ट है फैमिली लाइफ। अगर एम्प्लॉय का पर्सनल फैमिली लाइफ अच्छा, तो वो अच्छी तरीके से वर्क में भी ध्यान दे सकता है। अगर फैमिली लाइफ अच्छा नहीं है तो वो इन्फ्लुएंस करता है उसकी एफिशिएंसी को। लिखा है द फैमिली लाइफ ऑफ वर्कर्स इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस देयर एफिशिएंसी। इफ द फैमिली लाइफ इज नॉट हैप्पी वर्कर कैन नॉट बी कंटिन्यूटेड देयर वर्क, यानी कि कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा अपने वर्क में, and these leads not only to the low efficiency but it is a frequent accident also। अगर वो फैमिली लाइफ में टेंशन में है या वर्क अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा है, तो दैट मीन्स वो थोड़ा सा टेंशन में रह के काम करेगा और वो ज़्यादा सा रिस्की रहता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ को जो है वो अपनी फैमिली लाइफ को ज़्यादा ऐसा अनहैप्पी पर्सन ना हो, तो ये उसकी एफिशिएंसी में इम्पोर्टेंट रहता है। चलिए नेक्स्ट उसमें एक और जोड़ दीजिए जो कि है कैरेक्टर। वर्कर का खुद का कैरेक्टर भी उसकी जो एफिशिएंसी उस पर डिपेंड्स रहता है। ऑनेस्टी लॉयल्टी ऑफ द वर्कर्स आर वर्चुअल विच इज इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी। अगर वर्कर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सबसे अच्छा हो, तो वो उसके काम में हमें दिखने को मिलता है। If the workers are not dishonest and which are not make money at any cost, there will be not a sense in their work। अगर वो ऑनेस्टली वर्क नहीं करता, सिर्फ पैसों के लिए काम करता है, तो हमें उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा नहीं दिखेगी, क्योंकि वो हर बार ये सोचता है कि इतने पैसे में वो कम से कम वर्क ही करना चाहेगा। चलिए तो फैक्टर अफेक्टिंग में नेक्स्ट हम पॉइंट को देखेंगे अदर फैक्टर्स में, जो कि होता है ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन जो लेबर्स के लिए होता है उनके प्रॉब्लम सॉल्व करता है, कंपनी को रिक्वेस्ट करता है, कंपनी को गाइड करता है कि कैसे लेबर अपना काम अच्छी तरीके से कर सकता है। उनकी एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी ये सभी के लिए ट्रेड यूनियन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपना निभाता है। लिखा है इफ द ट्रेड यूनियंस आर प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड एंड कॉर्पोरेट ऑन द स्ट्रक्चर एक्टिविटी, लेबर एफिशिएंसी विल इंक्रीज। अगर वहाँ पे ट्रेड यूनियन अच्छे तरीके से वर्क करता है, तो लेबर का जो वर्क है वो कंसिस्टेंसी अच्छे तरीके से वर्क हो सकता है। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट फैक्टर देख लेते हैं, जो कि है आउटलुक। आउटलुक का मतलब जहाँ पे वर्कर काम करता है उस जगह पे उसका वर्क काम कैसा है। इज द वर्कर बिलीव इन districty and would be the readily accept properly, but if it is a belief the self help and it is convinced that a man is the masters of his dynasty, yani ki there will be a strategy in the improvement of their conditions through the hard and efficient work। यानी कि वर्कर अपना एफिशिएंसी बढ़ाएगा, उसको काम में मन लगेगा। अगर वो अपना जो वर्क है वो अच्छे तरीके से करना चाहता है, तो जो फैसिलिटीज़ वगैरह उसको दी गई है उसमें वो एफिशिएंटली वर्क कर सकता है। इससे उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो भी गेन होगा और वर्कर को ये करना भी चाहिए। तो दीज आर द पॉइंट विच इज अफेक्टेड द लेबर एफिशिएंसी। चलिए तो पॉइंट्स को कुछ सफर को आगे बढ़ाते हुए अब नेक्स्ट यही क्वेश्चन है, पर उसमें एक और हेडिंग थ्रू हम उसको समझते हैं, कॉजेस फॉर लो एफिशिएंसी ऑफ इंडियन वर्कर्स। जो इंडिया के वर्कर्स है, इंडिया के जो लेबर है, उनकी एफिशिएंसी लो क्यों है, तो उसके कुछ रीजंस यहाँ पे हमें बताए गए हैं। कॉजेज यानी रीजंस।
अब इसको इजीली हम समझ लेंगे। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है तो यहाँ पे मैं पॉइंट दूंगा और उसको एक्सप्लेन करूंगा। मटेरियल कॉपी में ऑलरेडी डिटेल में है, पर बहुत ही इजी पॉइंट है जो आगे हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये आपको यहाँ पे फर्क पड़ेगा। तो इंडिया का जो वर्कर्स है उसकी लो एफिशिएंसी भी क्यों है? बिकॉज ऑफ हॉट क्लाइमेट। ज़्यादातर इंडिया के जो सीजन्स रहते हैं उसमें से देखने को मिलता है हमें, ज़्यादातर गर्मी के जो मौसम्स है वो ज़्यादा दिन तक रहते हैं, और वर्कर्स की एफिशिएंसी डाउन होने के वन ऑफ द लोएस्ट एफिशिएंसी के रीज़न में आ सकता है वो है हॉट क्लाइमेट। क्लाइमेट बहुत ही अगर गर्म हो तो एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो लेज़ी हो जाते हैं, और उसकी वजह से उनको जो एफिशिएंसी है वो डाउन हो सकता है। सेकेंड, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यहाँ के जो इंडिया के वर्कर्स होते हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही लो है, तो जाहिर सी बात है वो काम करने में उसको ट्रेनिंग वगैरह ना दिया हो या उसके पास अच्छे से वेजेस ना आ रहे हो तो वो एफिशिएंटली वर्क करने में बिलीव नहीं करेंगे। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंपॉर्टेंट फैक्टर कह सकते हो फॉर लो एफिशिएंसी। नेक्स्ट फैक्टर को अगर हम देखें तो वह है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। इंडिया की जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो कांस्टेंट एक जैसा नहीं रहने की वजह से क्या होता है कि कई बार मैनेजमेंट की जो सिस्टम है उसमें लेबर को जो रूल्स रेगुलेशंस है वो फॉलो करने में दिक्कत आती है, और मैनेजमेंट चेंज होगा तो उनके रूल्स रेगुलेशंस चेंज होंगे, और एम्प्लॉय जो वर्क कर एफिशिएंटली करना चाहता है पर फिर भी वो नहीं कर पाएगा। तो इनएफिशिएंट मैनेजमेंट भी इसका एक वन ऑफ द रीजन हो सकता है। नेक्स्ट है अनफेवरेबल वर्किंग कंडीशंस। अगर वर्किंग कंडीशन ठीक ठाक नहीं है, जैसे कि मैनेजमेंट बिलीव ठीक से ना करे, कोई कलीग्स हो जो दूसरे वर्कर है वो वर्कर के साथ ठीक से बात ना करें, टेम्परेचर या फिर वेंटिलेशन फैसिलिटी प्रॉपर ना हो, काम के प्लेसेस पे क्लीननेस ना हो, बहुत ही ऐसा वर्स्ट एटमोसफियर अगर उनको प्रोवाइड्स किया जाएगा तो वो एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएंगे। तो फेवरेबल वर्किंग कंडीशन इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर लो एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। इसमें एक और नंबर 5 भी आप जोड़ सकते हो, वो है इनलिटरेसी, जो कि ऊपर का जो पॉइंट है लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसके साथ मैच करता है। इन लिटरेसी का मतलब क्या होता है कि वर्कर अगर प्रॉपर उसने एजुकेशन नहीं लिया, उसके पास वर्किंग का नॉलेज नहीं है, तो जब वो काम करने में आएगा तो उसकी एफिशिएंसी में उसको नया कुछ सीखने में इंटरेस्टेड नहीं होगा बिकॉज ऑफ इन लिटरेसी। तो ये इन लिटरेसी भी वन ऑफ द फैक्टर है इंडिया में कि ज़्यादातर लोग लिटरेट नहीं है, तो ऐसे वर्कर्स के पास से काम लेना यानी कि थोड़ा सा लो एफिशिएंसी को हमें चलाना होता है। सो ये एक वन ऑफ द फैक्टर्स आप कह सकते हो। ऐसे 3-4 और है जिसके नाम मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। उसमें नंबर 6 को आप जोड़ सकते हो, लेस लेक ऑफ मैकेनिज्म मॉडर्नाइजेशन। अभी जो हमारे इंडिया के जो कंपनीज वगैरह है, इंडस्ट्रीज वगैरह है, वो जैसे प्रोडक्शन कर रहे हैं वो एकदम पुराने तरीके से यानी कि एकदम सिस्टमेटिकली ट्रेडिशनल मेथड से प्रोडक्शन कर रहे हैं, और अभी का जो ज़माना है वो थोड़ा सा मॉडर्नाइज है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज़फुल है, और हमारे एम्प्लॉयज़ इतने ट्रेन वगैरह नहीं होते या मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं होता, उसकी वजह से जाहिर सी बात है कोई लो मॉडर्नाइजेशन वहाँ पे हमें प्रोडक्शन में देखने को नहीं मिलेगा, और इसका इफेक्ट भी हमें लो एफिशिएंसी में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, उसमें पॉइंट नंबर 7 जिसमें से है डिफेक्टिव रिक्रूटमेंट। अगर आपने अपने एम्प्लॉयज़ जो उसकी क्वालिफिकेशन के आधार पर अगर रिक्रूटमेंट किया है तो जाहिर बात है कि अच्छे एम्प्लॉयज़ आपको प्रोवाइड होंगे और उनको कम ट्रेनिंग पे अच्छे से वर्क वो कवर करना जानते होंगे। पर अगर आपने कोई ऐसे रॉन्ग या डिफेक्टिव आपने रिक्रूटमेंट किया है, जो काम आपको लेबर के पास से चाहिए पर उसके पास उतना भी क्वालिफिकेशन नहीं है, तो फिर जाहिर सी बात है उसका जो काम करने की क्षमता होगी या जो प्रोडक्टिविटी वो जो काम कर पाएगा वो बहुत ही लो लेवल का होगा। सो हमारे पास जो हमें रिक्रूटमेंट हमारे पास जब ऑप्शन रहता है तो उसमें अच्छे स्किल्ड एम्प्लॉय को आप अगर रिक्रूट करोगे तो जाहिर सी बात है लेबर एफिशिएंसी आपकी ज़्यादा दिखेगी। तो ये भी एक वन ऑफ द फैक्टर है। नेक्स्ट फैक्टर अगर हम उसमें देखें तो वो आएगा नंबर 8, जो कि है मैग्नेटरीली कैरेक्टर्स ऑफ द लेबर, यानी कि जो कैरेक्टर ऑफ लेबर है
वो खुद ही नहीं चाहता कि अच्छे तरीके से वर्क करे। अगर उसको अच्छा वेज दे रहे हो फिर भी वो काम में लेजीनेस दिखा रहा है। तो जो मेंटालिटी ऑफ लेबर है वही थोड़ा सा इंडिया में थोड़ा वर्स्ट रहता है कि अगर अच्छा रेट लेबर मिलने के बाद भी उसको काम करने में मज़ा नहीं आता, सेटिस्फेक्शन नहीं होता, तो वो उसका कैरेक्टर डिफाइन करता है कि ज़्यादातर वर्कर्स ऐसा होता है जिसको काम नहीं करना होता। तो ये भी एक उसका वन ऑफ द रीज़न हो सकता है, लो एफिशिएंसी। एंड लास्ट रीजन कॉजेस में भी आप कह सकते हो हॉस्टलाइज एटीट्यूड्स ऑफ अ वर्कर। वर्कर्स को क्या लगता है कि उसको कंपनी में यानी कि जो वर्किंग आवर है उसमें उसको कैदी की तरह काम कराया जाता है। यानी कि एक प्लेसेस पे उसको पर्टिकुलर टाइम पे उस पास से बहुत ज़्यादा टाइम काम लिया जाता है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वर्कर को बीच में ब्रेक मिलता है, काफ़ी सारे वेलफेयर एक्टिविटीज़ होती है, तो उसके कारण उसको वर्क अच्छी तरीके से करना चाहिए। पर उनका ही एटीट्यूड ऐसा रहता है इंडिया के वर्कर्स की अगर हम बात करें तो, कि जिनको वर्क में ज़्यादातर इंटरेस्ट होता नहीं है। अगर उनको ब्रेक दिया जाए और लंबा ब्रेक दिया जाए तो वो कभी काम करने में इंटरेस्टेड नहीं होते। तो दीज आर दी मेन कॉजेस कि इंडिया के जो वर्कर्स है उसकी लो एफिशिएंसी है। तो जो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, लो एफिशिएंसी, ये आज के लेक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट और एक ही क्वेश्चन था जो हमें ये चैप्टर में कवर अप करना था। नेक्स्ट स्लाइड से हम ये चैप्टर के जो यूनिवर्सिटी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है उसको भी कंसिडर कर लेते हैं। तो अच्छी तरीके से हमारा लेबर कॉस्ट कंट्रोल चैप्टर कंप्लीट हो सकता है। चलिए, चैप्टर कंप्लीट होने को आया है। अब लेबर कॉस्ट कंट्रोल के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के ऊपर हम नज़र डाल लेते हैं, जिसमें बहुत लिमिटेड एमसीक्यू यूनिवर्सिटी ने पूछा है। उसमें से पहला एमसीक्यू जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज ऑफ लेबर टर्नओवर रेट इज अवॉइडेबल कॉजेज। नीचे में से कौन सा ऐसा रीजन है जो लेबर टर्नओवर रेट को अवॉइड हम कर सकते हैं। तो अवॉइड करें ऐसे रीजंस, lack of foresight the part of top level management and absence of planning or a defective planning, ये भी हो सकता है अवॉइडेबल कॉजेज में। सेकंड, डिससेटिस्फैक्शन विद द जॉब, अगर आप अच्छे से फैसिलिटी नहीं दोगे तो एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड हो जाएगा, ये भी अवॉइड हो सकता है। रिलेशनशिप विद सुपरवाइजर, ये भी अवॉइड हो सकता है। तो आंसर आएगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि ऊपर दिए गए तीनों के तीनों ऐसे फैक्टर्स है जो अवॉइड हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर यानी एमसीक्यू नंबर 2 अगर देखें तो वो लिखा है, which of the following techniques is not a meant for the labor cost control, यानी नीचे में से कौन सा टेक्निक है जो लेबर कॉस्ट कंट्रोल के लिए यूजफुल नहीं है। बजटरी कंट्रोल है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या हो सकता है, हाँ ये भी हो सकता है। एबीसी क्लासिफिकेशन ये नहीं है, ऑलवेज बेटर कंट्रोल ये नहीं आता कभी भी। और लास्ट है रेशियो एनालिसिस। तो नीचे में से कौन सा लेबर कॉस्ट का जो कंट्रोलिंग का टेक्निक है वो नहीं है, तो आएगा एबीसी क्लासिफिकेशन। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं हम नंबर 3 के ऊपर। तो उसमें लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस ऑफ द लेबर टर्नओवर रेट इज अवॉइडेबल कॉजेस। नीचे में से कौन सा फिर से एक बार अवॉइडेबल कॉजेस है, जिसमें से पर्सनल प्रोग्रेस, बी है मैरिज, और डी रिटायरमेंट, और आंसर आएगा डी सेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन विद द जॉब। तो आंसर आएगा डिससेटिस्फैक्शन विद द जॉब, क्योंकि बाकी के वो कैसे हैं, वो तो अवॉइड नहीं करने वाले, अनअवॉइडेबल। रिटायरमेंट हो जाता है अपने आप, वो काम करना बंद करेगा। मैरिज हो जाएंगे फीमेल एम्प्लॉय के, तो वो भी वर्क छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाएंगे। पर्सनल प्रोग्रेस करेंगे तो भी दूसरी जगह पे चले जाएंगे। तो सिर्फ एक ही रीजन है जिसको अवॉइड किया जा सकता है, डिससेटिस्फैक्शन विद द जॉब। चलो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का सफर आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम देखेंगे नंबर 4। नंबर 4 में हमें बताया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस ऑफ द लेबर टर्नओवर रेट इज अनअवॉइडेबल। नीचे में से कौन सा ऐसा रीजन है जो लेबर टर्नओवर में हम अनअवॉइडेबल कॉजेस कह सकते हैं। पर्सनल प्रोग्रेस, यही आंसर आएगा। डिससेटिस्फैक्शन विद द जॉब, ये हम अवॉइड कर सकते हैं। रिलेशनशिप विद सुपरवाइजर, ये भी अवॉइड हो सकता है। आंसर डी नन ऑफ दिस, ये भी अवॉइड हो सकता है। तो रीजन मेन क्या होगा जो अनअवॉइडेबल है, पर्सनल प्रोग्रेस। अगर एम्प्लॉय खुद का प्रोग्रेस चाहता है और उसको स्किल इंप्रूवमेंट हुआ है और दूसरी कंपनी में जाना चाहता है तो अपने पर्सनल प्रोफेशनल इंप्रूवमेंट कर सकता है।
तो ये हम अनअवॉइडेबल फैक्टर्स में डालेंगे। नंबर नेक्स्ट 6, द मोस्ट प्रॉफिटेबल क्वालिटी ऑफ द परचेज इज कॉल्ड। अगर अच्छे तरीके से प्रॉफिटेबल क्वालिटी ऑफ परचेज करना है तो उसको क्या बोलेंगे? मैक्सिमम क्वालिटी, मिनिमम क्वालिटी, डी सी एवरेज क्वालिटी, या डी आएगा इकोनॉमिकल ऑर्डरिंग क्वांटिटी। तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कौन सा परचेज बेटर रहेगा? इकोनॉमिकल ऑर्डरिंग क्वांटिटी, जिसको शॉर्ट में ईओक्यू भी बोला जाता है। नंबर 6, वो एमसीक्यू कह रहा है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग ई मीन्ट मेथड्स ऑफ स्टॉक कंट्रोल द एम्स एट कनेक्टेड और कनेक्टिंग एफर्ट्स ऑन द सिलेक्ट आइटम्स फॉर द मटेरियल्स। ऑप्शंस रहेंगे मटेरियल्स टर्नओवर रेट, ऑप्शन बी रहेगा एबीसी एनालिसिस, ऑप्शन सी रहेगा परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, और डी रहेगा पीरियोडिकली इन्वेंटरी सिस्टम। आंसर आएगा बी, ऑलवेज बेटर कंट्रोल। अगर आपको स्टॉक मेंटेन करना है, मटेरियल को मेंटेन करना है, तो उसके लिए आपको टेक्निक कौन सा यूज करना पड़ेगा? एबीसी टेक्निक। चलिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में कुछ एक दो और एमसीक्यू है, उसको भी जोड़ लेते हैं। उसमें नंबर 7 को आप कंसिडर कर लो, जो कि है इन विच मैथड गुड्स आर रिमेन इन स्टॉक फॉर द लास्ट परचेज। कौन सी मेथड में लास्ट परचेज हुए स्टॉक में से गुड्स बचता है? पहला है लिफो मेथड, दूसरा है फीफो, तीसरा है वेटेड एवरेज मेथड, और चौथा जो आपको ऑप्शन दिया है वो है फिक्स प्राइस मेथड। इसमें भी आंसर आएगा फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसमें से पहला अगर आपने लास्ट में जो परचेस किया है वो ही क्लोजिंग स्टॉक में बचता है। तो ये भी आप मटेरियल कहीं ना कहीं पढ़ चुके हो। दूसरा एमसीक्यू भी कुछ उसके जैसा है, इन विच मैथड स्टॉक इज कंसिस्टेंट फर्स्ट परचेज, यानी स्टॉक फर्स्ट परचेज में से बचेगा। पहला है फीफो मेथड, दूसरा है लिफो, तीसरा है वेटेड एवरेज, और चौथा जो ऑप्शन दिया है वो है स्टैंडर्ड प्राइसिंग मेथड। इसमें आंसर आएगा लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपने पहले इन किया है उसको पड़े रहने देना है, लास्ट इन में से फर्स्ट आउट करना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी रहेगा। तो जो आपका चैप्टर था लेबर कॉस्ट कंट्रोल, उसमें एक ही आज के लेक्चर में क्वेश्चन जो करवाया वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और कुछ यूनिवर्सिटी के एमसीक्यू। और इसी के साथ हमारा जो लेबर कॉस्ट कंट्रोल चैप्टर है वो आज का ये काम यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट किसी और लेक्चर में किसी और टॉपिक में सफ़र को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.